नमस्कार मित्रों। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका जीआईसी का है। ठीक, इसमें 40 प्रश्न आएंगे और यहाँ पे देखिए अलग अलग इसमें टोटल जो आपका करंट भी शामिल किया गया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब है। तो और भी जो टेस्ट यहाँ पे कराए गए हैं, जैसे टेस्ट नंबर 7 है ये, इसके पहले 6 टेस्ट कराए गए हैं, तो वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में। और प्लस जो है अलग से आप वीडियो लिंक में देखेंगे तो वहाँ सारे आपके प्रैक्टिस सेट वहाँ अवेलेबल हैं, तो सभी को सॉल्व कर लीजिए। आप अपना स्कोर भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आपकी तैयारी भी कैसी है। ये आप कमेंट ज़रूर करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे देख के किस तरह से आपके जो भी यहाँ पे स्कोर आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न जो दिया गया है कि सराय नाहर राय और महदहा किससे संबंधित हैं? विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणकालीन संस्कृति से, या मध्य पाषाण से, या फिर गंगा घाटी की मध्य पाषाण से, या फिर आपका गंगा घाटी के जो नियोलिथिक एज है यानी नवपाषाण संस्कृति से। तो किससे ये संबंधित है? ये संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, जो सराय नाहर और राय महदहा। तो सराय नाहर राय और महदहा जो है ये आपका प्रतापगढ़ का जो एरिया है, यानी प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। तो प्रतापगढ़ कहाँ पे? गंगा घाटी वाले क्षेत्रों में आता है। ठीक, इसकी खोज जो है केसी ओझा ने किया था। यहाँ पे 11 मानव समाधियाँ और 8 गर्त वाले चूल्हे पाए गए थे। और ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था। तो ये देखिए जीएस के लिए पीसीएस वाले प्रश्न महत्वपूर्ण है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर देख लीजिए। द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 वाज प्रिसाइज्ड ओवर बाई, यानी कि जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था 1938 वाला, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की 2 अध्यक्षता किए थे वो, इसमें आपका अबुल कलाम आज़ाद है, कृपलानी है, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस थे। और इसी समय जो है इन दोनों में, मतलब कि गांधी जी में और सुभाष चंद्र बोस में, इसमें मतभेद उत्पन्न हो जाता है। और इसी अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की भी स्थापना की थी, जिनके सदस्यों में लाला श्रीराम, और जीडी बिड़ला, विश्वेश्वरैया इसमें शामिल थे। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता कही जाती है? तो सिंधु सभ्यता एक प्रकार की आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। ठीक, इतिहास के विभाजन की बात करें तो हम लोग इतिहास में प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ठीक ऐतिहासिक, 3 इतिहास का जो विभाजन है 3 में किया जाता है। एक आपका प्रागैतिहासिक होता है, एक आपका आद्य ऐतिहासिक होता है, एक ऐतिहासिक होता है, एक उत्तर ऐतिहासिक होता है। ठीक, विशेषकर तीनों स्पेशल में 3 मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, पोस्ट हिस्टोरिक एज नहीं होता है। तो इसमें पूछ रहा है सिंधु सभ्यता, तो प्राग ऐतिहासिक वाले में कोई साक्ष्य वाक्ष्य मिलते नहीं हैं, जबकि प्रोटो हिस्टोरिक एज में यानी आद्य ऐतिहासिक में साक्ष्य मिलते हैं, उसके बारे में पुरातात्विक विवरण भी मिल जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर बी हो जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर पे, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां का समकालीन का मतलब उस समय दिल्ली में सुल्तान कौन था जब ये मंगोल नेता चंगेज खां, ख्वारिज्म खां का पुत्र जो था जसासुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए सिंध तक आया था। तो इसी समय इल्तुतमिश ने मकबरनी की सहायता न करके मंगोलों पर के आक्रमण से जो है बच लिया था, क्योंकि मंगोल उस समय बहुत खतरनाक माने जाते थे। तो उनका जो समकालीन नेता था वो था यहाँ पे इल्तुतमिश। ठीक, तो इल्तुतमिश को यदि प्रश्न आपसे आया कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश है, जबकि संस्थापना कौन थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, आप जानते हैं। ठीक, तो यदि प्रथम वास्तविक सुल्तान आपसे पूछे तो प्रथम वास्तविक सुल्तान दिल्ली सल्तनत का वो है इल्तुतमिश। ठीक, चलिए अगला देखिए यहाँ पे 8 नंबर में, 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से चालू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को, कहाँ से? बम्बई से ये चालू किया गया था। ठीक, चूँकि 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और इसमें जो है आंदोलन करने के लिए यानी भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने की स्वीकृति मिलती है। ठीक, कहाँ पे? ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 को की गई। इसकी स्वीकृति 8 अगस्त को हुई थी। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला आपका यहाँ पे देखिए सिक्किम में स्थित है। ठीक, नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है।
तो यहाँ पे देखिए नाथुला जो आपका कहाँ पे है, ये सिक्किम में स्थित है। और यहाँ पे जो है भारत और चीन सीमा के लिए यहाँ से प्रथम जो सिल्क रूट था, आपसे यदि पूछ लिया जाए प्राचीन रेशम मार्ग या सिल्क रूट जो है, उसका एक जो शाखा थी वो आपका नाथुला दर्रे से ही होकर जाती थी। लेकिन भारत चीन युद्ध जब हुआ था 1962 का, उस समय इसको बंद कर दिया गया था। अब आके 2006 में इसको खोला गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है 10 नंबर, देख लीजिए कि दिया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें देखिए आपका जायरे है, नाइजर है, नील है, अमेजन है। तो जायरे नदी जो है अफ्रीका की, ये कांगो नदी या जायरे नदी इसी को बोलते हैं, ये आपका मध्य अफ्रीका से बहते हुए विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए आपसे यहाँ पे एक प्रश्न देख लीजिए आप लोग, कर्क रेखा को कौन 2 बार काटता है? तो माही है। मकर का आप लोग बताएंगे, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, 2 बार का मतलब एक बार ऐसे ऐसे है, ठीक। 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, आप लोग ये बताएंगे। चलिए इसमें हो जाएगा जायरे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो आपका अटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी, थार। तो इसमें थार का जो मरुस्थल है ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक। ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है। जबकि अटाकामा कहाँ पे है? अटाकामा मरुस्थल ये आपका चिली में है। और कोलोराडो आप जानते हैं यूएसए में है, ठीक। अटाकामा चिली में है, कोलोराडो यूएसए में है, कालाहारी अफ्रीका का है। तो यहाँ पे पूछ रहा है दक्षिण एशिया का, दक्षिण एशिया में थार हो जाएगा। भारत में प्रवेश करने वाली, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पे उत्पन्न होता है? ये आपका मेडिटेरेनियन सी में उत्पन्न होता है, ठीक। वहाँ से होते हुए आपका ये उत्तरी पार्ट में यानी पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, यहाँ पे ये वर्षा करता है। अगला देखिए शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया शुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज़ शाह और मोहम्मद शाह आदिल। तो फिर जो आपका शेरशाह है, शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था वो था इस्लाम शाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम था। तो यह जो शेरशाह था ये सूर राजवंश के थे, शेरशाह सूरी, ठीक। ये सूर एक यहाँ की अफ़गानिस्तान की एक जाति होती है, सूर जाति, उसी से ये थे। और 1540 में शेरशाह ने मुगलों को भारत से खदेड़ देता है और वह यहाँ पे सूरी वंश या सूर साम्राज्य की नींव डालता है, ठीक। 1545 में कलिंजर अभियान होता है और इसी के दौरान जो है एक तोप का गोला शेरशाह को आके लग जाता है और शेरशाह को लगने की वजह से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और शेरशाह का दूसरा पुत्र जमाल खां उत्तराधिकारी होता है, ठीक। लेकिन 1545 ईस्वी में ही इस्लाम शाह की उपाधि से जो आपका जमाल खां है ये वहाँ पे सत्तासीन हो जाता है, ठीक। यदि इस्लाम शाह की जगह जो है, प्रश्न आपसे आ जाता है जमान खां, यहाँ पे विकल्प देता है जमात खां या जमाल खां, तो आपका हो जाता है ये भी उत्तर, क्योंकि इस्लाम शाह और जमाल खां एक ही व्यक्ति है, दोनों का एक ही नाम है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, हु वाज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। तो पहली बार भारत में औसत व्यक्ति प्रति आय का सांख्यिकीय अनुमान लगाने का काम किसने किया था? तो यह कार्य जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक। पहली बार कब किया था? ये 1868 में इन्होंने किया था, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर देखिए, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो इस समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो 6 के पहले हम लोग 13 देख लेते हैं यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया? जीरो बेस्ड बजट, ठीक। तो ये कहाँ पे लागू किया गया जीरो बेस्ड बजट? यूएसए है, फ्रांस, भारत, जर्मनी, ठीक। तो जो यूएसए है वहाँ पे पहली बार जीरो बेस्ड बजट का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए अब यहाँ पे 6 नंबर देख लेते हैं, बैरकपुर में जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था वो कौन था? तो विकल्प में हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश और यहाँ पे देखिए हैरिस सर ह्यूग व्हीलर, ठीक। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बैरकपुर में जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हैरिसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है? तो अलग अलग प्रतीकों के नाम आप जानते हैं, केसरिया रंग किसका है, ठीक।
तो ये किसका प्रतीक होता है? भारतीय ध्वज में चक्र, भारतीय ध्वज में जो चक्र है ये न्याय का प्रतीक होता है, ठीक, जिसे राधा कृष्णन ने संविधान सभा में स्पष्ट किया था। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये 3 रंगों का है, इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ पाई जाती हैं। सबसे ऊपर क्या होता है आप जानते हैं, केसरिया है, बीच में सफ़ेद है, नीचे हरा रंग, ये सब चीज़ें हो गई हैं, ठीक। यह जो चक्र है उसके बारे में जान लेते हैं। जो चक्र है इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। यह चक्र जो है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित किया गया, जो सिंह स्तंभ है उसी से लिया गया है। और ध्वज की जो लंबाई का अनुपात है 3:2 है, ठीक, यानी कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2, यानी 3:2 के अनुपात में, ठीक। अगला यहाँ पे देखिए, ये न्याय का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है? तो भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करने का काम किसके पास है? तो ये है सेबी के पास, ठीक। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है 15 नंबर में, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, तो सुमेलित नहीं है ये यहाँ पे पूछ रहा है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 सही है ये, ठीक। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध किया गया है। अगला देखिए, न्यायिक पुनर्वीक्षण। तो न्यायिक पुनर्वीक्षण जो यहाँ पे दे रखा है ये 243 दे रखा है, जबकि और भी इसमें शामिल किया गया है, जबकि 243 आपका किससे संबंधित है? पंचायतों के गठन से संबंधित है 243। और न्यायिक पुनरीक्षण आपका आर्टिकल 32 से शुरुआत होता है, लगभग 4 आर्टिकल इसमें आते हैं। समान नागरिक संहिता, तो समान नागरिक संहिता जो है या सिविल कोड की बात हम लोग करें तो अनुच्छेद 44 में ये आपका सही है, तो इसमें सुमेलित नहीं है, ये सी हो जाएगा न्यायिक पुनर्वीक्षण, ठीक। 243 में क्या है? 243 में आपका दिया गया है पंचायतों से संबंधित। और न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू आपका 137 है, जिसका जो उच्चतम न्यायालय द्वारा ये किया जाता है, ठीक। अगला देखिए, प्रतिदर्श पंजीयन सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर निवास अनुसार क्या थी? तो भारत की जो कुल प्रजनन दर जो रेट था, ठीक, तो ये आपका था फर्टिलिटी रेशियो जो था 2.3 था, अभी 2.1 ऑलमोस्ट है। तो जैसे भी आए आपको यहाँ पे लिखिएगा 2.3 या 2.1 विकल्प में दिया गया तो भी लगाइएगा, दोनों विकल्प दिया है तो 2.3 यहाँ पे लगाइएगा, ये यहाँ पे ज़्यादा सही होगा, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर, देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जाता है या कब निलंबित किया जा सकता है? तो मूल अधिकारों को जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाए, डिक्लेरेशन, जब इमरजेंसी की घोषणा की जाए तब उस समय मूलाधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, ठीक, यानी सस्पेंड कर दिया जाता है, केवल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया गया 21 नंबर, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यानी वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो इसमें देखिए गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। गतिज ऊर्जा कैसे? बहती हुई वायु जो है टरबाइन, ये आपका पवन जो शक्ति वहाँ पे प्लांट लगाए जाते हैं उससे टकराता है और इसके द्वारा क्या होता है कि गतिज ऊर्जा की वजह से आपका यहाँ पे विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि राजकोषीय नीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। तो राजकोषीय नीति के बारे में जो आपका नहीं कथन है, इसमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू फिस्कल पॉलिसी। तो राजकोषीय नीति के बारे में जो राइट नहीं है, इसमें देखिए राजकोषीय नीति में कर और व्यय नीति को सम्मिलित होता है, या इसमें संबंध राजकोषीय नीति का संबंध जो है सार्वजनिक ऋण से है, ये भी नहीं है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम करना, ये भी नहीं है। देखिए सही नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो विनिमय दर को स्थिर रखना, तो राजकोषीय नीति का काम विनिमय दर को स्थिर रखना नहीं होता, बल्कि कर और व्यय नीतियों को सम्मिलित करना होता है। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से है। अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति है वो राजकोषीय नीति से ही
बैलेंस की जा सकती है। हालांकि कई कारण इसमें और भी होते हैं, तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका डी सही नहीं है, स्थिर रखने के लिए नहीं होता है। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे दिया है 22 नंबर में कि रमन प्रकाश यानी रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों में किससे संबंध है जो आर पार आ जाती हैं। यानी रमन इफेक्ट जो है किससे रिलेटेड है, तो ये आपका केवल प्रिज्मों में ये देखा जाता है कि उन किरणों से संबंधित है जो आर पार आ जाती हैं। ठीक, तो रमन सर सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार इसी के लिए मिला था, उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की बात की थी। ठीक, अगला देखिए हर्पेटोलॉजी के अध्ययन या हर्पेटोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो हर्पेटोलॉजी में जो है जो सरीसृप होते हैं या उभयचर होते हैं उनकी यहाँ पे उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो दिया गया है विकल्प, इसमें सी सही हो जाएगा, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन दोनों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में मुद्रा एवं शाख नियंत्रण किया जाता है, तो मुद्रा एवं शाख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है किससे बना होता है, तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वो किसके द्वारा होता है, जल का होता है। लगभग जो है 70% जल जो है शरीर में होता है, 4 से 5 लीटर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि मैथ वाले प्रश्न यहाँ पे आ गए हैं। तो मैथ में देखिए दिया गया है कि 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ का उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो अर्जित जो लाभ है उसका परसेंटेज यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ यानी कि प्रॉफिट गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि CP। अब यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित जो लाभ है, ठीक, वह क्या है, उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो मान लीजिए कि जो आपका यहाँ पे SP है 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे आपका 5 मीटर है। ठीक, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 मीटर का। तो यहाँ पे देखिए जो अर्जित लाभ है 5 मीटर कपड़े को बेचने पे जो अर्जित लाभ है वो लाभ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 5 मीटर कपड़ा बेचने यानी SP और CP जो है दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि कपड़ा खरीदना या बेचना, खरीदा भी 5 बेचा भी 5, तो यहाँ पे CP और SP कितना है, 5 मीटर है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है जो लाभ से, वो 2 मीटर का हो रहा है। इसलिए लाभ की जगह कितने का क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 मीटर का लाभ हो रहा है, डिवाइड बाई 5। ये क्योंकि 5 जो है ये आपका 5 मीटर क्रय भी मूल्य होगा, विक्रय भी। ठीक, तो क्रय विक्रय कैसे हो जाए, हमने बताया 5 मीटर कपड़ा ही है ना, तो 5 मीटर ही तो आपको चाहे बेचिए चाहे खरीदिए दोनों का सेम हुआ क्रय या विक्रय। तो ये 5 20 100 20 25 100 हो जाता, 20 दूनी 40, तो 40% आ गया ये आपका अर्जित लाभ का प्रतिशत। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है 26 नंबर, एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6, फिर 6 वर्षों की बाद की अवधि के लिए 8, और यदि 9 वर्षों की अवधि में 1120 का हो या साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो मूल धन या धनराशि क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो प्राप्त है वो आपका समय दिया गया है 2 वर्ष। पहले 2 वर्ष के लिए, ठीक, कितना परसेंट रहा है, 4%। उसके बाद आपका 4 वर्ष के लिए कितना रहा है, 6 रहा है, 3 वर्ष के लिए 8 रहा है। ठीक, यानी कि साधारण ब्याज यहाँ से आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखा भी गया है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, तो सबसे पहले ये तीनों आपके अलग अलग हैं, 3 टाइम में दिया गया है, तो तीनों का अलग अलग ब्याज निकाल लेते हैं। सबसे आपका चाहे आप कॉमन ले लीजिए, इसमें अलग अलग करके आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज हो जाएगा P1, एक वाले का मान लेते हैं, P1 R1 T1 डिवाइड बाई 100 प्लस P2 R2 T2 R2 यानी कि दूसरा जो ब्याज है 6 वाला। ठीक, T2 यानी कि 4 वर्ष डिवाइड बाई 100। इसी तरह से P3 R3 T3। अब देखिए P यानी कि मूलधन का मान तीनों में सेम है,
सेम कैसे, क्योंकि मूलधन ही तो मुख्य रूप से निकालना ही है, तो यानी कि तीनों में समान मूलधन है, तो यहाँ पे P1 P2 P3 नहीं बल्कि केवल P हो जाएगा, तो इसलिए P हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बचा R1 T1/100 प्लस R2 T2/100 प्लस R3 T3/100। ठीक, क्लियर हुआ ये। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, देखिए पहले 2 वर्ष के लिए 4% है, 4 वर्ष के लिए 6 है, और नेक्स्ट में जो दे रहा है कि 6 वर्षों के बाद की अवधि के लिए, 6 वर्षों की बाद की अवधि यानी कि 6 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष लगभग हो जाएगा। 6 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 8% है। यदि 9 वर्षों की अवधि में 1120 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक, तो 9 वर्षों की अवधि में 1120 रुपये का यानी कि जो साधारण ब्याज हमको क्या किया है, दिया गया है, वो है 1120 रुपये, बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन अपना है ही। ठीक, प्लस T1 क्या दिया गया, 4 है, T2 आपका 2 है, T1 कितना है, 4 है, T2 2 हो गया, डिवाइड बाई 100। इसी तरह से दूसरा क्या है, दूसरे में R2 6% है, T2 आपका 4 वर्ष है, डिवाइड बाई 100। ठीक, अगला दिया गया है यहाँ पे R3 जो है कितना दे रखा है, 8% है। ठीक, तो R3 8% है, T3 कितना हो जाएगा कि 6 वर्षों की बाद की अवधि के लिए, तो 4 2 6 होता है, आप जानते हैं 4 वर्ष ये हो गया, 4 2 6 होता है, लेकिन 6 वर्षों की बाद यानी कि 7 आ जाएगा, तो 7वें वर्षों की 7 यानी कि 4 और 3, 4 ये चल रहा है, तो नेक्स्ट में जो आएगा 7वें पे हम लोग आएंगे, तो 7वीं अवधि यानी कि 3 वर्ष अधिक है ये इससे, तो यहाँ पे R3 जो 8% है वो अगले नेक्स्ट वाले के लिए यानी 3 आ जाएगा, यहाँ पे T3 में जो है 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 100 से। ठीक, तो अब इसको आपको क्या करना है, सबको जोड़ के यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। 1120 यहाँ पे जो दिया गया है। ठीक, उसके बाद आपका P निकालना ही है, तो P यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहले में आपका 4 दूनी 2 वर्ष है, 4 है, 4 दूनी 8/100 प्लस ये आपका क्या है 4 और 6 है, 6 चौक 24/100। अगला क्या है 3 हो जाएगा, 3 कैसे, 6 वर्षों के बाद की बात कर रहा है, तो 7वां वर्ष आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 गुणे 3/100। ठीक, उसके बाद हम लोग इन सबको जोड़ लेते हैं, चूँकि इनका हर बराबर है, 100 है, तो सबको जोड़ लीजिए। 24 दूनी या 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 48 और 8 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, तो 1120 बराबर यहाँ पे हो जाएगा P इंटू 56 डिवाइड बाई 100। ठीक, तो ये आपका इधर चला आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1120 गुणे 100/56 मूलधन बराबर। ठीक, अब इसको काट दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 56 दूनी आपका 112 हो जाएगा, 20 गुणे 100 आ जाएगा, 20 में 100 का गुणा करेंगे आएगा कितना, 2000, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा मूल राशि यानी कि मूलधन। ठीक, अगला यहाँ पे देख लीजिए 30 नंबर जो दे रखा है, कि 2020 का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2 होता है, एक मैन बुकर होता है, एक इंटरनेशनल बुकर होता है, तो ये किसको मिला है, तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो मिला है ये आपका डच लेखक है मारिको लुकास रिजनवेल्ड, इनकी पुस्तक है जो उपन्यास है डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए उन्हें जो है सबसे कम उम्र की ये लेखिका हैं, केवल 29 वर्ष की। ठीक, 2018 में इनकी किताब प्रकाशित होती है, उसी से ये संबंधित है, और उसी में इनको जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इनको मिला है। ये किससे संबंधित है, तो ये आपका फ्रांस से नीदरलैंड से रिलेटेड है। ठीक, जी, इनकी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग और इनकी अन्य पुस्तक है एक कट्टर ईसाई परिवार की ये कहानी जो है इन्होंने लिखा था,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया है, किस राज्य संघ या संघ शासित राज्य में भारत का प्रथम प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई? तो किस में किया गया है? प्रथम जो है राज्य या संघ शासित प्रदेश जहाँ पे ये प्लाज्मा बैंक की स्थापना की बात की गई है, तो प्लाज्मा बैंक जो है पहले जो बनने वाला है वो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायलरी साइंसेज दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया शांति के नोबेल के लिए 2020 में किसे प्रदान किया गया? तो शांति का जो नोबेल है ये नॉर्वे की नोबेल कम्युनिटी को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया। ये जो चूँकि फूड प्रोग्राम को प्रदान करती है और ये आपका भुखमरी मिटाने और राज्य सुरक्षा पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है। ठीक, तो यह किसको मिला है? ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्राप्त हुआ है। नोबेल कम्युनिटी ने 2020 का ये शांति का पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं रेलगाड़ी वाला। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो सुबह 7 बजे हैदराबाद से प्रस्थान करती है, 11 बजे विजयवाड़ा पहुँचती है। एक अन्य रेलगाड़ी विजयवाड़ा सुबह 9 बजे जाती है, दोपहर 12:30 बजे हैदराबाद पहुँचती है। दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को किस समय पर पार करेंगी? ठीक, तो दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे, अब तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक मेथड देखते हैं सबसे पहले कि रेलगाड़ी मान लीजिए अलग अलग हैं, तो जो पहले हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने में जिसका समय लग रहा है वो कितना का ले रही है? सुबह 7 बजे चलती है और 11 बजे पहुंचती है, तो कितने घंटे का समय ले रही है? मान लीजिए ये रेलगाड़ी हो गई जो हैदराबाद से विजयवाड़ा जाती है, तो ये 4 घंटे में पहुंचती है हैदराबाद से विजयवाड़ा। ठीक, जबकि दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है ये आपका 9 बजे प्रस्थान करती है, 12:30 पहुँचती है, यानी कि 3.5 घंटे। ठीक, 3.5 घंटे यानी कि 7/2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पे हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच की जो दूरी है या टोटल जो लगा समय है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो इनके बीच की टोटल दूरी है, हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। ठीक, यहाँ पे दे रखा है दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे किस समय पर क्रॉस करेंगे। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो टोटल दूरी मान लीजिए यहाँ पे 28 किलोमीटर हो जाएगा, हैदराबाद से और विजयवाड़ा की है। तो हैदराबाद से विजयवाड़ा की जो दूरी है बीच की वो 28 किलोमीटर है। तो मान लीजिए रेलगाड़ी एक की जो चाल पहले हम लोग निकाल लेते हैं, तो एक की चाल क्या हो जाएगी? एक का जो लगे समय है कितना विजयवाड़ा से हैदराबाद से विजयवाड़ा 4 घंटे पहुँचती है, तो 28/4 कर देंगे, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है पहले चलती है ए वाली। बी वाली कितने पे जाती है? बी वाली 28/7/2 इसमें यानी कि समय लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 28 दूनी जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 चौक 28, ये ऊपर चला जाएगा 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका हो गया। दोनों की जो सापेक्ष चाल की हम लोग बात करें या औसत चाल की, तो 7 और 8 ये हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस हिसाब से हम लोग सबसे पहले यदि निकालें कि मान लीजिए सुबह 9 बजे दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के बीच की, सुबह 9 बजे जो है दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 28 किलोमीटर टोटल दूरी है। ठीक, माइनस जो बी वाली है उसमें से यदि घटा देंगे समय को, या ये हम टोटल क्या माने हैं 4 और 7 का ये हम लोग एक दूरी मान लेते हैं, तो इसमें 7/2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 7 और 2 यानी कि ये आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से आ रही है ना। पहले 9 बजे कौन सी चल रही है? देखिए सुबह 7 बजे ये चलती है और विजयवाड़ा से सुबह 9 बजे ये चलती है। यदि हम लोग 7 बजे ये चलेगी और ये 9 बजे चलेगी, दोनों के बीच जो अंतर हो जाएगा 2 घंटे का अंतर होगा। ठीक, तो 7 जो टोटल दूरी है कितनी 28 किलोमीटर है, माइनस 7 बजे ये चलेगी, ठीक 2 घंटे का, तो 7 दूनी 14,
14 इसमें से घटा दीजिए, यानी 14 बचा। 14 इसलिए घटाया जा रहा है क्योंकि पहली रेलगाड़ी 7 बजे चलती है और दूसरी 9 बजे चलती है। अंतर कितने, 2 घंटे का। हमने बताया आपको कि जो इनका स्पीड है वो कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो 2 घंटे का मतलब कि ए वाले का यदि 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 किलोमीटर ये पहले चल चुकी होगी, उसके बाद जो है बी वाली आपका चलना स्टार्ट करेगी। तो इसलिए 28 में से 14 घटा देने पर 14 प्राप्त हुआ। ये जो है 9 बजे जब रेलगाड़ी दोनों चलेंगी तब उसके बीच की दूरी 14 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, अब शेष जो 14 किलोमीटर जो बचा है, इस दूरी को तय करने में दोनों रेलगाड़ियों द्वारा जो समय लिया जाएगा वह क्या हो जाएगा कि टोटल दूरी 14 है, औसत हमने निकाल लिया है सापेक्ष, 8 7 15 हमने निकाला था। ठीक, 15 किलो, क्योंकि 7 ए का और 8 किलोमीटर प्रति घंटा बी का। ठीक, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब यहाँ पे निकालना हमको है कि बजे कितने पहुँचेंगे, तो हम लोग यहाँ पे मिनट में भी निकाल सकते हैं। तो इसमें 60 का गुणा कर दीजिए। ठीक, 15 चौका 60, 14 चौका 56, 56 मिनट आ जाएगा 14 किलोमीटर दोनों को दूरी तय करने में जो समय है। ठीक, तो इसलिए 9 बजे यदि दोनों प्रस्थान करेंगी तो एक दूसरे से मिलने में कितना समय लगेगा, 9:56। तो 9:56 पे एक दूसरे से ये मिल जाएंगे, एक दूसरे को पार करेंगे। तो इसमें आ जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे जो दे रखा है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 16 है। तो इस वक्र का सतही क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र का जो यानी लंबवृत्तीय बेलन दिया गया है, तो लंबवृत्तीय बेलन का जो त्रिज्या है वो आर है। ठीक, त्रिज्या कितना 21 है, ऊंचाई यानी कि एच ये 16 दिया है, और जो वक्र पृष्ठ का सतह का क्षेत्रफल होता है तो वो होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई गुणे आर 21 एच 16। ठीक, पाई का मान होता है 22/7 इंटू 21 में 16 का गुणा, यहाँ पे आपका 7 से काट देंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 21 गुणे यहाँ पे 16, 7 त्रिक 21। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे, ये कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक, 22 गुणे ये 7 से काटे दिए, 3 हो गया है, 3 गुणे 16, तो यह आ जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 16 तियाँ 48। 44 48 का गुणा करेंगे आ जाएगा 2112, यानी 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें दिया है कि रास नृत्य का संबंध जो ब्रज क्षेत्र से होता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव, ये इससे संबंधित नहीं है क्योंकि श्री राम श्रीवास्तव जो है ये वायलिन बजाते हैं। रास नृत्य का संबंध है ब्रज से है, मिर्ज़ापुर में विवाह होता है, गायकी मुबारक अली खां है, ये सही है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, तो यूपी का कौन सा जिले में अर्जुन बांध है, तो ये आपका महोबा जिले के चरखारी क्षेत्र में अर्जुन नदी पर बांध बनाया गया है यूपी में, जिसे अर्जुन बांध के नाम से जाना जाता है। तो इस आधार पे ये आपका किस राज्य में, राज्य तो आपका यूपी हो गया, कहाँ पे ये होगा, तो ये आपका महोबा और हमीरपुर ज़िलों की ये सिंचाई होता है यहाँ पे, तो हमीरपुर जो है। चलिए 35 देखिए, यदि जंगल में घूमते हुए कोई वनस्पतिज्ञ यानी वनस्पति शास्त्री कोई ऐसा पौधा पा जाए जो पहले कभी ना देखा गया हो, तो उस पौधों को क्या बोल सकते हैं या उस कार्य को क्या बोलते हैं। ठीक, तो उस कार्य को बोल सकते हैं आविष्कार। ठीक, या फिर आविष्कार नहीं हो सकता है, सृजन, नूतनतन या फिर खोज। यहाँ पे देखिए कि आविष्कार नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, खोज होगा। क्यों, क्योंकि आविष्कार में कोई नई वस्तु बनाई जाती है। ठीक, जबकि खोज में क्या होता है, जो पुरानी वस्तु या पुरानी चीज़ें हैं उसको आप खोजें। ठीक, तो ये आपका खोज हो गया, डिस्कवरी होता है, तो इसमें डी राइट हो जाएगा।
ठीक, जो पहले कभी न देखा गया हो, तो ये आपका खोज हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2020 के लिए किन 2 खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया है? तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका यहाँ पे गुरप्रीत सिंह संधू और संजू देवी, इनको जो है 2020 का अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीता गया है। गुरप्रीत सिंह को पुरुष में, संजू देवी को महिला वर्ग में मिला है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है 36 नंबर कि एक श्रेणी जो दी गई है 5 है, 7 है, 9 है, 11 और 13 है। तो उपरोक्त दी गई श्रेणी का 100वां पद आपको निकालना है। तो इसमें देखिए कितने का अंतर है, 5 2 7 7 2 9 2 11 2 13, यानी 2 2 का अंतराल हो रहा है। तो आप लोगों ने समांतर श्रेणी पढ़ा होगा। ठीक, तो समांतर श्रेणी में एक निश्चित क्रम में क्या होता है, समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें जो द्वितीय पद है और प्रथम पद है, इनके बीच या पदों के बीच एक निश्चित अंतराल होता है और इसे बोलते हैं सर्वांतर। ठीक, इसके लिए एक फार्मूला ये होता है, क्योंकि ये 2 2 का अंतराल इसमें दिया गया है, तो इसमें ये फार्मूला होता है। जो 100वां पद निकालना है तो यहाँ पे होता है TN, या n वां पद निकालना, TN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें A आपका प्रथम पद है, n पदों की टोटल संख्या है, D क्या हो जाता है, D सर्वांतर है। सर्वांतर कैसे निकलता है, दूसरे पद से पहले को घटा दीजिए, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक, तो TN यानी कि 100 नंबर निकालना है तो T 100 हो जाएगा। ये जो प्रथम पद है वो 5 दिया गया है, प्लस n हमारे पास क्या हो गया, 100वां पद निकालना है तो 100 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, तो 7 में से 5 गए 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे यदि निकालें हम लोग तो ये 5 प्लस ये हो जाएगा 99 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 5 प्लस 99 में 2 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 198। तो 198 में 5 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 203। तो 100वां जो पद होगा कितना होगा, 203, यानी कि ए विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा कि इसकी माँ, यानी जो चित्र में दिख रही है या जो व्यक्ति है उसके माँ मेरे पिता के पुत्र की, यानी कि जो संजय है इसके पिता के पुत्र की पत्नी है। एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने क्या कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। संजय किसके चित्र को देख रहा है, संजय जो है किसके चित्र को यहाँ पे देख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, आपको ये देखना है कि जो चित्र वाला व्यक्ति है उसकी माँ, मदर, ऐसे आपको निकालना है। ठीक, यहाँ पे ये है संजय महोदय, संजय के फादर यानी कि संजय के पिता के पुत्र की पत्नी है। संजय के पिता, इनके कोई भाई बहन नहीं, तो संजय के पिता का पुत्र कौन हो जाएगा, संजय ही हो जाएंगे। ठीक, संजय ही हो गए तो इनके पुत्र की पत्नी है, संजय के पिता के पुत्र की, यानी कि संजय की पत्नी है, क्योंकि इनकी कोई भाई बहन नहीं तो संजय की पत्नी हो जाएगी। तो संजय की पत्नी जो है यहाँ पे, और यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इस लड़के की माँ है वो संजय की पत्नी होगी। ठीक, यहाँ पे ये आपका पत्नी जो है संजय की माँ की होगी। तो इन और इसमें यह संजय और जो व्यक्ति है उसमें किसका संबंध हो जाएगा, पुत्र का हो जाएगा, क्योंकि जो ये लड़का है संजय का, इसकी माँ संजय के पिता के पुत्र की पत्नी ही होगी। ठीक, तो ये जो है इसका अपना ही पुत्र हो जाएगा। अगला, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का जो प्लेस है, ये चूँकि जो जारी किया गया है ये 18 नवंबर 2020 को जारी किया गया है जोखिम सूचकांक। इसमें प्रथम स्थान पे डेनमार्क है और भारत का जो स्थान है ये 77वां है। ठीक, टोटल 194 देश हैं। यह सूचकांक जो है ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि सूचकांक पूछ लेता है। 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 किस देश
की अध्यक्षता से संपन्न हुआ। तो 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 सऊदी अरब के किंग हैं सलमान अब्दुल्ला अल दाऊद या अल सऊद, उनकी अध्यक्षता में 21 से 22 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह संपन्न हुआ और इसकी थीम थी सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। तो ये किसके द्वारा हुआ? तो ये सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। वर्ष 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में इंडिया, 2024 में ब्राज़ील की अध्यक्षता में यह सम्मेलन होगा। तो याद रखिएगा कि 2020 का कहाँ पे हुआ? सऊदी अरब में, 2021 का इटली में, 2022 का इंडोनेशिया में, 2023 का इंडिया में, 24 का ब्राज़ील में, जो G20 शिखर सम्मेलन है। अगला है और लास्ट है ये, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोसेफ रोबिनेट बाइडेन। चलिए इनका पूरा नाम भी बाइडेन का देख लीजिए, जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जूनियर। जो बाइडेन जिसको बोला जाता है, जो बाइडेन है जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जूनियर। जो बाइडेन अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो अमेरिका के ये जो 46वें क्रम के राष्ट्रपति वहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक, डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार हैं जोसेफ रोबिनेट बाइडेन। ठीक, और डेमोक्रेटिक पार्टी की ही कमला हैरिस हैं जिनको प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनाया गया, जो भारतीय मूल की हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे टोटल 40 प्रश्न हो गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टोटल जो दिया गया है सभी सेट आप उसको देखिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। ठीक, जितना शेयर कर सकें उतना शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।